स्टार्ट करें। मंदिर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा और यहाँ से आपकी बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होगी। आप अपने शहर से हरिद्वार तक बस, ट्रेन, फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। आप फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में आना होगा। यहाँ से आप बस टैक्सी लेकर हरिद्वार तक पहुँच सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम के लिए भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। और अगर आप हरिद्वार तक ट्रेन के थ्रू आना चाहते हैं तो भारत के कई बड़े शहरों से हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच सकते हैं एंड हरिद्वार में आपको बस टैक्सी मिल जाती है बद्रीनाथ टेम्पल के लिए। दोस्तों, आप बस के थ्रू हरिद्वार तक पहुंचना चाहते हैं तो आप दिल्ली एंड आगरा से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है हरिद्वार बस स्टैंड तक। चलिए दोस्तों, आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने की। हरिद्वार बस स्टैंड से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है या फिर आपको बस स्टैंड के बाहर ही बसेस मिल जाती है। बद्रीनाथ की दूरी लगभग 315 किलोमीटर की है और बस का किराया 800 से 1000 रुपये तक का रहता है। ये बसेस सुबह 4 बजे से 9 बजे तक के बीच में ही चलती है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि एक दिन पहले ही आप टिकट की बुकिंग कर लें और जल्दी से जल्दी सुबह बस की यात्रा शुरू कर दें। आप हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से ही प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं एंड इन बसेस से आप बद्रीनाथ पहुंचने में लगभग आपको 10 से 11 घंटे का समय लगता है, जिनका किराया 700 रुपये पर पर्सन का है। एंड यहाँ तक पहुंचने में लगभग आपको 9 से 10 घंटे का समय लगता है। जोशीमठ से आगे बद्रीनाथ के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती हैं, जिनका किराया 150 रुपये पर पर्सन रहता है, जो आपको सीधे मंदिर ड्रॉप करती हैं। और दोस्तों, आप हरिद्वार से बद्रीनाथ शेयरिंग टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं, जिनका किराया 1200 से 1300 रुपये पर पर्सन का रहता है। तो अगर आप कंफर्टेबल यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जिनका राउंड ट्रिप 12,000 से 3,000 तक का रहता है, जो आपको मंदिर सीधा ड्रॉप करती है, वहीं से आपको पिक करके हरिद्वार छोड़ देती है। आप इनकी बुकिंग हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर किसी प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अलग अलग नदियों के संगम, पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज और घुमावदार रूट देखने को मिलते हैं। इस यात्रा को भी खास बना देते हैं ये सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों, अब आप बद्रीनाथ टेम्पल पहुंच जाएंगे। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टेम्पल में दर्शन के लिए या फिर उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यह पूरी तरीके से कंपलसरी होता है। आप इस यात्रा को ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश के बाहर आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएंगे। आप आसानी से पास बनवा सकते हैं या पास ऑफलाइन नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक QR कोड या रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है। आपको यात्रा के दौरान चेक पोस्ट पर दिखाना होता है। इसलिए दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें ताकि आपको यात्रा में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। आप आसानी से इस यात्रा को कर पाएं तो चलिए दोस्तों, पहुंचने के बाद आपको ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। मंदिर के आसपास बस स्टैंड के पास आपको ठहरने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे प्राइवेट होटल्स, धर्मशाला, डॉर्मेट्री
और GVMPN की तरफ से भी आपको गेस्ट हाउसेस या डॉर्मेट्री मिल जाते हैं। अगर आप GMVA में रुकना चाहते हैं तो यहाँ के रूम्स आपको करीब 4000 से 5000 रुपये में मिल जाते हैं और डॉर्मेट्री आपको 400 से 500 रुपये तक की मिल जाती है। GMVA की बुकिंग ऑफलाइन नहीं होती है, इसलिए आप ऑनलाइन ही कर लीजिएगा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धर्मशालाएँ, प्राइवेट होटल्स आपको यहाँ पे 800 से 1500 रुपये तक की मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन सीजन। लेकिन दोस्तों अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन धर्मशाला में ठहरने का होता है। यहाँ पर आपको 600 से 800 रुपये तक की धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, यानी कि डॉर्मेट्री मिल जाएंगी। डॉर्मेट्री का चार्ज जो होगा 300 से 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है, जो कि काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होता है। आप अपने बजट और कंफर्ट के हिसाब से ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड अगर बात करें यात्रा के दौरान खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी, दोस्तों यहाँ खाने पीने के लिए आपको आपके होटल में ही या होटल के आसपास काफ़ी सारे ढाबे मिल जाएंगे। यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 250 से 300 रुपये तक की आती है और ब्रेकफास्ट आपका 100 से 120 रुपये में आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप उस रात होटल में रेस्ट करने के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में ही बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल सकते हैं, जिसके लिए आपको पुल पार करके जाना होगा। यहाँ से मंदिर कुछ इस तरह दिखाई देता है। सबसे पहले आप मंदिर पहुंचकर मंदिर के तप कुंड में स्नान कर सकते हैं। इस कुंड में पानी गर्म रहता है। बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पे नहाते हैं। और अगर आप अपने होटल से नहा कर आए हैं तो आप इस कुंड में नहाना नहीं चाहते हैं तो आप पानी छिड़क करके मंदिर जा सकते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों मई और जून के टाइम यहाँ लाइन काफ़ी बड़ी दिखती है, जिसके लिए आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है दर्शन करने के लिए। एंड अगर आप सितंबर और अक्टूबर में आते हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सितंबर और अक्टूबर में ही प्लान करें और अर्ली मॉर्निंग में जितना जल्दी हो पाए आप लाइन में लग जाइए, ताकि आपको दर्शन जल्दी करने का मौका मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब आप बद्री विशाल का नाम जपते हुए मंदिर में दर्शन कर लीजिए। मंदिर में और ध्यान रखिएगा, मंदिर में दर्शन आप कैमरा और मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, तो आप अपना कैमरा और मोबाइल अपने होटल में ही रखते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। मंदिर के पास आदि केदारेश्वर मंदिर भी है, वहाँ भी आप दर्शन कर लीजिएगा। उसके बगल में शंकराचार्य जी का मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। और दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि मंदिर के आसपास आप कहाँ कहाँ दर्शन और घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आप मंदिर से कुछ दूर स्थित एक ब्रह्म कपाल का पिंडदान करने के लिए जा सकते हैं। कहा जाता है यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। फिर दोस्तों उसके बाद आप माना विलेज एक है, जो इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता है, यह इंडिया और चीन के बॉर्डर में स्थित है। ये मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ आपको पहुँचने के लिए 50 से 60 रुपये पर पर्सन के हिसाब से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको विलेज तक छोड़ देगी। माना विलेज पहुंच करके आप खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यह विलेज काफ़ी सुंदर है वैसे, और यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको वुलन के ग्लव्स और कैप्स मिल जाएंगे, जो यहाँ के लोकल लोग ही अपने हाथों से बना करके बेचते हैं। और आप यहाँ पे घूमिए, काफ़ी एंजॉय करिए। यहीं पे आपको आप व्यास गुफा, गणेश गुफा और लाफ्टिंग स्टॉल ऑफ इंडिया मिल जाएगी, जहाँ पे आप चाय का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों माना विलेज में आप लगभग 3 से 4 घंटे का एंजॉय करिए। यहाँ के नज़ारे आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। उसके बाद आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू फिर से
बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। और बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए इस तरह आपको टैक्सी, बस या प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी, जिनके प्राइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हरिद्वार पहुंचकर ही आपकी ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा यहाँ पे आने के लिए। मई जून में अगर आप आते हैं तो काफ़ी भीड़ मिलेगी और खाने पीने की भी व्यवस्था और रहने का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और अगर आप जुलाई और अगस्त में आते हैं तो इसमें बारिश का मौसम रहता है, तो रास्तों में काफ़ी लैंडस्लाइड आपको मिलेगी, जिसकी वजह से यात्रा करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मेरे हिसाब से आप सितंबर और अक्टूबर में बद्रीनाथ यात्रा का प्लान करें तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इस समय आपको भीड़ भी कम दिखेगी और सभी चीज़ों के जो प्राइस है वो भी कम रहते हैं, इसलिए आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ आएँ तो यात्रा करने में काफ़ी आसानी रहेगी। एंड दोस्तों, अगर बात करें बद्रीनाथ को कंप्लीट करने में आपको कितना खर्च आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का लगभग 3500 से 4000 रुपये का खर्च आएगा। और ये खर्च मैंने हरिद्वार पहुंचने के बाद का इंक्लूड किया है। अगर आप किसी भी शहर से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो हरिद्वार पहुंचने का जो खर्च होगा उसको अलग से ऐड करिएगा। यहाँ का एक्सपीरियंस वैसे आपका मेमोरेबल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों और नदियों का संगम आपको बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।